Hello students, how are you all? So in the last class we have completed our BOP. With that we have completed our macroeconomics part. In today's class we will start with the microeconomics part, the remaining part. Actually the first two units we have already done, that is introduction and the theory of demand and consumer बिहेवियर. तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन बिहेवियर से या फिर प्रोड्यूसर्स बिहेवियर से या फिर प्रोडक्शन फंक्शन से. प्रोडक्शन फंक्शन में भी आपका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है सीयूटी के लिए, सिर्फ रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर्स आपको गिवन है. सो वही हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? तो प्रोडक्शन फंक्शन में अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, इससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन में हमने कुछ ऐसा किया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ते थे. फैक्टर्स आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वहाँ पर सेक्टरल फ्लो वहाँ पर देख रहे थे तो हमने बताया था आपको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल. अगर आपको याद आ रहा हो कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, capital, then entrepreneur. तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता है. जब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो मेनली हम सिर्फ दो फैक्टर्स को ही कंसीडर करते हैं, वो है लेबर और कैपिटल. कैपिटल में हम बाकी की सभी चीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल में पैसा लगता है. जितने भी एसेट्स वगैरह आपको परचेज करने हैं वो सब आपके लिए कैपिटल ही हो जाता है. तो जब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की या प्रोडक्शन फंक्शन की तो हम बेसिकली यहाँ पर दो फैक्टर्स की बात करते हैं, वो एक जिनमें से है लेबर और दूसरा है आपका कैपिटल. तो इन दोनों के बीच का रिलेशन करके यानी इन दोनों को मिलाकर हम कितनी आउटपुट जनरेट करते हैं उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. यानी कितने लेबर्स लगाकर, कितने कैपिटल यूज कर हम कितना आउटपुट जनरेट करते हैं, उसी रिलेशन को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. तो क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स जो हम डालते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपके लेबर एंड कैपिटल है, एंड देन फिजिकल आउटपुट मतलब जो भी हम प्रोडक्शन हमारा होता है, जो एंड रिजल्ट हमारा होता है, जो भी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस या यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं. तो जब हम फिजिकल इनपुट्स की बात करते हैं तो फिजिकल इनपुट्स में दो की बात करते हैं, कैपिटल और लेबर की सिर्फ यहाँ पर बात करते हैं. और जब फिजिकल आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट ही है, यानी आउटपुट ऑफ कमोडिटी यानी टोटल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी यानी वैल्यू ऑफ कमोडिटी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. यानी प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ इसी चीज़ पर बेस्ड है कि इन दोनों फैक्टर्स को जो फिजिकल इनपुट्स है, इन दोनों को मिलाकर हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं. यानी मैंने लेबर बढ़ाया तो मेरे आउटपुट पर क्या डिफरेंट पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, मैंने कैपिटल इंक्रीज किया तो मेरे आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इन दोनों को मैं डिक्रीज करता हूं तो मेरे आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. वो सारी चीज़ें ही हमारा जो है प्रोडक्शन फंक्शन कहलाती है. यानी इनमें चेंजेस करने से हमारा आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा. तो प्रोडक्शन फंक्शन को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं तो कुछ इस तरह लिखते हैं, QX हमारा यहाँ पर आउटपुट है और F इज इक्वल टू फंक्शन K एंड L. K स्टैंड्स फॉर कैपिटल एंड L स्टैंड्स फॉर लेबर. तो ये हमारा जो है प्रोडक्शन फंक्शन की एक इक्वेशन है जो हम यहाँ पर बात करते हैं. क्लियर है? अब कुछ ऑथर्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने इसको डिफाइन किया है प्रोडक्शन फंक्शन को. सबसे पहले हैं कॉट्सुयानिस. इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली टेक्निकल रिलेशनशिप. क्या है? एक टेक्निकल रिलेशन है किसके बीच में? इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच में. यानी एक टेक्निकली बेस्ड रिलेशन है कि वो इफेक्ट होगा ही होगा वहाँ पर कि लेबर में या फिर इनपुट्स में आप जो आप इफेक्ट चेंजेस करते हो उसका रिजल्ट जो है, उसका इफेक्ट जो है वो आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा. तो कौन सी रिलेशन आ जाए? टेक्निकल रिलेशन के बारे में अगर बात की जाए तो आप मार्क करोगे ये किसने कहा है? सोयानिस ने कहा है. वॉटसन की बात करते हैं तो वॉटसन ने क्या बताया? प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन यानी आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इनपुट. तो अगर अब बात की जाए तो दोनों तरफ एक ही बात की जा रही है, चाहे आप कॉट्सोनियंस की बात की जाए, चाहे वॉटसन की बात की जाए, चाहे नॉर्मल मीनिंग की बात की जाए. मतलब यही है कि इनपुट्स को मिलाकर आप कितना आउटपुट जनरेट करते हो उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. अब प्रोडक्शन फंक्शन में जब हम उनकी फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स.
कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं कि जिनकी वजह से जो आपका आउटपुट है वो चेंज नहीं होता, यानी आउटपुट की वजह से, सॉरी, आउटपुट उनकी वजह से, जैसे आउटपुट में अगर चेंजेस आते हैं तो आपके फिक्स्ड उसमें चेंज नहीं होता, उसको हम फिक्स्ड वेरिएबल्स कहते हैं। यानी आपके प्रोडक्शन के साथ साथ आपके फिक्स फैक्टर्स चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मशीनरी एक है, आप उस पर ज़्यादा लेबर्स लगाकर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन तो चेंज हो रही है आपकी, लेकिन मशीन आपकी एक ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन के चेंज होने से उस पर इफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन यानी आउटपुट के साथ साथ चेंज होते हैं। अगर आउटपुट बढ़ता है तो ये भी बढ़ते हैं, अगर आउटपुट घटता है तो ये भी घटते हैं, तो उनको हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जिन आउटपुट के चेंज होने से वो चेंज नहीं होता। वेरिएबल फैक्टर्स जो आउटपुट के चेंज होने से विद चेंज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के चेंज होने से उनकी जो नंबर्स हैं या फिर क्वांटिटी है वो भी चेंज होती है। यानी वेरिएबल का मतलब है चेंज होना, फिक्स का मतलब है कांस्टेंट रहना, आउटपुट चाहे कुछ भी हो। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट रन। अब इसी को जब प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट्स में इसको स्टडी किया जाता है, एक होता है आपका प्रोडक्शन शॉर्ट रन में और एक होता है आपका लॉन्ग रन में। इनमें थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। स्लाइटली डिफरेंस ये है कि शॉर्ट रन में जो दोनों फैक्टर्स हैं लेबर एंड कैपिटल, उनमें से एक जो फैक्टर है वो फिक्स्ड रहता है और एक फैक्टर वेरिएबल रहता है। यानी जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारा लेबर फंक्शन है, लेबर फैक्टर है, वो तो रहता है वेरिएबल। इसका मतलब है सिर्फ लेबर चेंज होता है, हमारा जो कैपिटल है यानी जो के है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। जब उसमें कोई चेंजेस नहीं आते तो बेसिकली हम यहाँ पर स्टडी करते हैं यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या फिर आप कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर्स, हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में ये दोनों वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वेरिएबल्स हो जाते हैं। यानी लॉन्ग रन यानी मोर देन 1 ईयर्स बेसिकली, तो दोनों फैक्टर्स उसमें क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। जब दोनों फैक्टर्स उसमें वेरिएबल हो जाते हैं तो हम उस पर वहाँ पर पढ़ते हैं रिटर्न्स टू स्केल, स्केल के हिसाब से हम वहाँ पर पढ़ते हैं, यानी फैक्टर्स के, क्योंकि अब आउटपुट फैक्टर्स की वजह से तो चेंज एक ही फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है, तो इसलिए रिटर्न टू फैक्टर यहाँ पर पढ़ते हैं शॉर्ट रन में, और वहाँ पर स्केल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों, एक लेबर जो है वो वेरिएबल होता है और कैपिटल जो है फिक्स्ड होता है, और इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहा जाता है? वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। याद रखिएगा, ये नाम पूछा जा सकता है, बताइए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं, या फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कौन से में आता है? शॉर्ट रन में आता है या लॉन्ग रन में आता है? या फिर पूछा जा सकता है वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल रहते हैं, या फिर लेबर फिक्स्ड रहता है, या फिर कैपिटल फिक्स्ड रहता है, या फिर लेबर वेरिएबल रहता है, कैपिटल फिक्स्ड रहता है। इस तरह के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अगर इसको कर्व की फॉर्म में हम देखें, कर्व की फॉर्म में देखें तो हमारा के जो है वो ये है, कैपिटल है। कैपिटल पूरा एक लाइन है जो कि यहाँ पर फिक्स हो चुका है। क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, ये यहाँ पर कांस्टेंट है यानी फिक्स है, और जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो रहा है। L1 पे देखेंगे आप, फिर L2 पर देखेंगे तो हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है, और ये वेरिएबल की वजह से ही हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो कैपिटल है वो एक ही जगह पर रहेगा, यानी कैपिटल हमारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये था हमारा शॉर्ट पीरियड फंक्शन में लेबर और कैपिटल के बीच का प्रोपोर्शन कैसे हम निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो जैसे मैंने आपको कहा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सभी वेरिएबल्स, कौन से दो वेरिएबल्स? लेबर एंड कैपिटल, दोनों ही वेरिएबल रहते हैं। क्या रहते हैं? दोनों भी वेरिएबल रहते हैं। तो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहलाता है ये? कांस्टेंट प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। वो क्या कहलाता है? वो शॉर्ट रन आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। और ये क्या कहलाता है? लॉन्ग रन आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप में अगर इधर हम कर्व की फॉर्म में देखें तो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा
कैपिटल 2 है, तो जैसे ही मैंने कैपिटल 1 को इंक्रीज किया, मैंने अपने लेबर को भी इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारा कांस्टेंट रेंज में एक सिंगल लाइन जाता है मीडियम का, जिसको हम अप कह सकते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं आया? लॉन्ग रन में दोनों वेरिएबल्स होते हैं और उसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप कहते हैं। शॉर्ट रन में लेबर वेरिएबल रहता है, कैपिटल फिक्स रहता है और उसको वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप कहते हैं। डिफरेंसेस की बात यहाँ पर की जाए, मेन डिफरेंसेस है शॉर्ट पीरियड प्रोपोर्शन में, फंक्शन इन विच फैक्टर्स रेशियो टेंड्स टू चेंज विद चेंज इन आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ साथ आपका जो फैक्टर्स का जो रेशियो है, यानी कैपिटल और आपका जो लेबर के बीच का रेशियो है, वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन में अगर लॉन्ग रन की बात की जाए, इट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज। जैसे मैंने आपको देखा, इससे इस कर्व में आप देख सकते हैं कांस्टेंट रेशियो रहता है, इसलिए इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, समझ में आया? कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसलिए कहा जाता है कि दोनों के बीच का रेशियो चेंज नहीं होता। उसको वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर रेशियोज चेंज होते हैं कैपिटल और लेबर का। अब यहाँ पर जितने से कैपिटल बढ़ा उतने से ही लेबर बढ़ा हमारा, तो दोनों फैक्टर्स एक ही जैसे बढ़ रहे हैं, तो इनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, वो भी सेम ही रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो रेशियो इनका सेम ही रहेगा, इसीलिए ये आउटपुट के साथ साथ इनका जो फैक्टर रेशियो है, फैक्टर्स तो चेंज होंगे, फैक्टर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन चेंज जो है वो एक साथ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे कि लेबर पहले मैं 10 यूज़ कर रहा था और कैपिटल मेरा 20 था, मैंने लेबर को 20 कर दिया और मेरा कैपिटल जो है वो क्या हो गया, 40 हो गया। तो दोनों में जो चेंजेस हैं वो सेम रेशियो में हो रहे हैं, यानी सेम प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन क्या है इसमें, यहाँ पर इनके बीच का 1/2 और यहाँ पर भी क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा, 1:2 ही रहेगा, तो ये सेम रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट है, आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। लेबर को बढ़ाकर यहाँ पर आउटपुट इंक्रीज होता है, और यहाँ पर दोनों फैक्टर्स को क्या कर कर, दोनों फैक्टर्स को ही हम यहाँ पर सभी के सभी जितने भी फैक्टर्स हैं सबको इंक्रीज कर कर ही हम यहाँ पर आउटपुट में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट इज। स्केल जो है वो एक लेवल पर ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। यहाँ पर स्केल जो है चेंज होता है, इसलिए इस यहाँ पर हम रिटर्न्स टू स्केल भी इसको हम कहते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं लॉन्ग रन में। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था, और इसको हम रिटर्न्स टू स्केल के रिलेट करके यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? मेन डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आपका मेनली सीयूटी में सिलेबस का पार्ट है, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि रिलेटेड था इसी से। ओके, चेंजेस नहीं है। तो अब बात करते हैं इसकी, returns to factor, the law of variable proportion or the law of diminishing marginal product। diminishing marginal product, अब marginal product क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट में एक नई यूनिट के चेंजेस करने से या नई यूनिट इंक्रीज करने से आपका टोटल प्रोडक्ट कितने से इंक्रीज होता है, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो डिमिनिशिंग होता रहता है। कैसे होता रहता है, क्या मतलब है? इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर हियर combined with the fixed factor that is capital here, marginal product जो है of the variable factor में क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर्स में लेबर को अगर हम चेंज करें और कैपिटल हमारा चेंज ना हो तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा रहेगा। मैं सबसे पहले इनिशियली राइज क्या होगा, सबसे पहले बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी पहले वो इंक्रीज होगा और वो भी किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। ये भी याद रखना है, इंक्रीज तो होगा ही होगा, लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, जिसको हम कहते हैं स्टेज 1 भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टेज 1 ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन लेवल हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है आपका एमपी, और वो भी किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से। दूसरे में क्या होता है, वो थोड़ा सा चेंज होता है, बेंड होता है। जहां पर वो बेंड होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब वहां पर वो बेंड होता है, क्या होता है, स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या है, वो डिक्लाइन नहीं होता है, बेसिकली होता है इंक्रीज ही है, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। आपका क्या होता है, इंप्लाइंग दैट द टोटल आउटपुट जो है इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर ये डिमिनिशिंग एमपी तो इंक्रीज होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, थोड़ा याद रखिएगा।
क्या है, एमपी जो है वो तो आपका डिक्रीज होगा यानी इंक्रीज होगा, और आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। डिक्लाइनिंग में एमपी डिक्लाइन होगा, एमपी डिक्रेगा सेकंड स्टेज में पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद। टीपी भी इंक्रीज होगा लेकिन किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से या फिर डिक्रीजिंग रेट से। और उसके बाद एमपी हमारा जीरो हो जाएगा, इवन नेगेटिव में चला जाता है, और वहाँ पर हमारा टोटल आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग होने के बजाय क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एमपी के लिहाज से देखते हैं, पहले एमपी इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ एक मैक्सिमम लेवल के पे जाने के पास जहाँ पर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, फिर वहाँ के बाद क्या हो गया, वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, इवन नेगेटिव चला गया। इसी स्टेज पर जहाँ पर एमपी इंक्रीज कर रहा था, हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, जब एमपी डिक्रीज होना शुरू हुआ, हमारा टीपी जो है इंक्रीज हुआ लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। जब हमारा एमपी नेगेटिव हो गया, जीरो हो गया, तो हमारा टीपी जो है वो मैक्सिमम लेवल को टच कर कर नेगेटिव हो गया, यानी डिक्रीज होना शुरू हो गया। अजम्पशंस क्या है लोग के, रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज, उनको चेंज किया जा सकता है, उनके बीच का रेशियो यानी लेबर को चेंज किया जा सकता है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट, सभी के सभी इक्वल एफिशिएंट है, यानी आप लेबर को तब आप इंक्लूड कर जा रहे हो, यानी पहले एक पर्सन को आपने काम पर लगाया, वो जितना एफिशिएंट वो पर्सन था, नेक्स्ट लेबर जब आप वहाँ पर लगाओ तो वो भी सेम एफिशिएंट होना चाहिए, उसका सेम लेवल का काम उसका होना चाहिए। ओके, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो यानी जो कैपिटल है, बेसिकली कैपिटल टर्म्स में आ जाता है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर एवरीबॉडी? ना टैबुलर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में इसको हम देखें, अगर टैबुलर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में इसको अगर हम देखें तो इसको आप देखिए, टैबुलर प्रेजेंटेशन फॉर्म में मैंने छोटा कर दिया ताकि स्क्रीन पे कंप्लीट आ जाए आपके लिए। तो इसमें हम देखते हैं, ये हमारा यूनिट्स ऑफ लैंड है जो कि हमारा एक कैपिटल है, ये क्या हो गया, हमारा के हो गया, क्या हो गया, ये के हो गया। ये यूनिट्स ऑफ लेबर है हमारा एल हो गया, दोनों ये फिक्स्ड क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, और ये हमारा वेरिएबल हो गया यहाँ पर। शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं, टीपी है हमारा, ये एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। जब हमने लैंड ऑफ यूनिट्स तो हमारा कांस्टेंट है, आप देख रहे हो एक 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 एक, अब चेंज किस में होगा, यूनिट ऑफ लेबर में, तो इनका देखो रेशियो चेंज हो रहा है, यहाँ पर 1:1, यहाँ पर 1:2, यहाँ पर 1:3, यहाँ पर 1:4, तो हर लेवल पर ये चेंज हो रहा है रेशियो, इसलिए हम इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना है, पहले 2 था, फिर 5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 15, फिर 14, डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरा एमपी जो पहले के देखेंगे इंक्रीज हो रहा है 2, 3, 4, और मेरा वहाँ पर देखो कितने से बढ़ रहा है टीपी, पहले 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, कितने से बढ़ा, 4 से बढ़ा, यानी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। किस वक्त, उस वक्त जब मेरा एमपी जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग एमपी इंप्लाइंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जहां पर टीपी जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, इंक्रीजिंग रेट से। बात करते हैं सेकंड फंक्शन, सेकंड की, तो सेकंड स्टेज की बात करें डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, यहां पर देखो कितने से बढ़ा, 3 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 1 से बढ़ा। अब इस लेवल में इंक्रीज तो हो रहा है, 12, 14, 15 तो हुआ, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, हर एक यूनिट में वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। और यहाँ पर हमारा एमपी क्या हो रहा है, जरा देखिए, 3 था, 3 से 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, यानी क्या हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है। हमारा एमपी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, डिक्रीज होना शुरू हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड स्टेज की बात की जाए, यहाँ पर मेरा जो टीपी है ये कांस्टेंट हो गया या फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया, कितना हो गया, -1 हो गया। तो जहाँ पर ये कांस्टेंट था वहाँ पर मेरा थर्ड स्टेज में मान लिया तो 0 हो जाएगा या फिर इवन नेगेटिव चला जाएगा। तो इस तरह ये 3 स्टेजेस हैं हमारा। पहला स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, एमपी आपका इंक्रीज होता है, टीपी आपका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। सेकेंड स्टेज दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में एमपी आपका डिक्रीज होता है और टीपी जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है, कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। थर्ड, ठीक है, थर्ड रिटर्न क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स भी कहते हैं हम उसको। वहां पर क्या होता है, वहां पर एमपी आपका 0 हो जाता है या फिर नेगेटिव में चला जाता है और टीपी आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? अब इस बीच में आप ये चीज याद रखिए कि इस बीच में कांस्टेंट रिटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी लेबर में चेंज करने से यहाँ पर टीपी पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। पहले भी 15 था, बाद में भी क्या है, 15 ही है।
यहां पर कुछ टाइम के लिए एक कांस्टेंट रिटर्न्स भी आता है, ओके, कांस्टेंट रिटर्न्स भी आता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लॉ ऑफ प्रोपोर्शन बेकार हो गया, नहीं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, थोड़ी टाइम के लिए आता है, बीच में हमको ये देखने को मिलता है कि कांस्टेंट रिटर्न भी आया है। क्लियर है कि नहीं है? अगर इसको कर्व की फॉर्म में देखें तो कर्व की फॉर्म में कुछ इस तरह इसको दिखाया जाएगा। ये हमारा टीपी है, नीचे हमारा एमपी बनाया हुआ है। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज 1 जिसको कहते हैं, वहां पर हमारा एमपी जो है इंक्रीज हो रहा है पॉइंट ई तक। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है तो आप देख सकते हो मेरा जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखो एकदम से इंक्रीज हो रहा है, बहुत यहाँ था, यहाँ से एकदम से यहाँ पर बढ़ गया, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। स्टेज 1 कंप्लीट। अब यहाँ से टीपी मेरा चेंज होगा और यहाँ पर मेरा एमपी जो है मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कौन सा होता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन? जहां पर टीपी हमारा डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और जहां पर हमारा एमपी जो है मैक्सिमम होकर डिक्रीज होना शुरू होता है, उस पॉइंट पर हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एमपी के बारे में पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर एमपी कितना रहता है, तो एमपी हाईएस्ट रहता है या फिर मैक्सिमम रहता है, ओके। उसके बाद हमारा टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन देखो किस डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और मेरा एमपी जो हो गया, देख लीजिए क्या होने लग गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एंड द लास्ट में टीपी मेरा मैक्सिमम, जहां पर टीपी मेरा मैक्सिमम है, जहां पर टीपी मेरा क्या है, मैक्सिमम है, वहां पर मेरा एमपी क्या हो गया, 0 हो गया। वहां पर मेरा एमपी क्या हो गया, 0 हो गया। और उसके बाद जब टीपी मेरा डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो मेरा एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो 0 से नीचे यहाँ पर ये जा चुका है। तो ये हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बाद नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है हमारा कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के क्या क्या कॉजेस हैं, ठीक है, देख लेते हैं। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स इसलिए हैं कि हमने फुलर यूटिलाइजेशन किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया फिक्स फैक्टर का, जो भी मशीनरी थी। डिवीजन ऑफ लेबर, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, लेबर का डिवीजन परफेक्टली हमने किया उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, लेबर और कैपिटल के बीच में क्या है, एक बेटर कोऑर्डिनेशन है, इसलिए वो इंक्रीज हो रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स के क्या है मेन कॉजेस? फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, अब फैक्टर फिक्स है, आप लेबर बढ़ाते चले जाओगे तो उस पर काम करने को नहीं मिलेगा, तो उतना काम करने को नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पर वो टीपी जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इम्परफेक्ट फैक्टर, सब्स्टिट्यूबिलिटी, एमपी यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सॉरी। इम्परफेक्ट फैक्टर, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, यानी इम्परफेक्ट यानी आप एक ही लेबर को जो पहले मशीन पर काम कर रहा था, दूसरा लेबर जब उस पर लाओ तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी एकदम से जितना परफेक्टली एफिशिएंटली पहले लेबर ने काम किया, आने वाले लेबर सेम एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आ जाता है। नेक्स्ट है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, लेबर और कैपिटल के बीच में अगर पुअर कोऑर्डिनेशन है तो उस केसेस में भी क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर स्लोप ऑफ टीपी चेंजेस। जैसे कि हमने देखा टीपी पहले क्या था, टीपी कुछ इस तरह जा रहा था, इस तरह जाकर जो यहां से चेंज होता है यहां से बेंड होता है, यहां से जो ये है बेंड होता है, इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, तो इसमें क्या होता है, टीपी हैज बीन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ तक टीपी जो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है। इट इज द स्टार्ट ऑफ सेकंड स्टेज। कौन से स्टेज का स्टार्ट है, सेकंड स्टेज का स्टार्ट है। कौन से का सेकंड स्टेज क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ये क्या है, स्टार्ट है, और स्टेज 1 का यहाँ पर क्या है, एंड है, ये एंड है स्टेज 1, और स्टेज 1 हमारा क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और एक बात जो याद रखने वाली और है यहाँ पर, वो क्या है, एमपी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर मैक्सिमम रहता है। क्या रहता है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर करेंगे इसका।
इंपॉर्टेंट है, विल अ प्रोड्यूसर स्टॉप इन स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूसर रुक जाएगा? बताइए, क्या आप प्रोडक्शन 1 में रुकोगे? जरा सोचिए, वहां पर आप इंक्रीज कर रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, हर एक फैक्टर पे आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है और इंक्रीजिंग रेट से आपका टीपी बढ़ रहा है, तो आप एज अ प्रोड्यूसर वहां पर रुकोगे? नहीं रुकोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको वहां पर ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है. You will not stop there because in stage 1 employment of every additional unit of the variable factor, other things remaining constant, giving more and more marginal output. ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हर एक लेबर यूनिट पर, तो वहां पर आप कैसे रुक जाओगे? वहां पर तो आप प्रोडक्शन जारी रखोगे. तो क्या लास्ट स्टेज पर रुक जाएंगे? विल अ प्रोड्यूसर एंटर इन द स्टेज 3rd ऑफ द प्रोडक्शन? क्या वो लास्ट स्टेज में एंटर करेगा? 3rd स्टेज में एंटर करेगा? फर्स्ट स्टेज में तो रुकेगा नहीं, तो 3rd स्टेज में एंटर करेगा क्या? वो 3rd स्टेज में भी एंटर नहीं करेगा. क्यों एंटर नहीं करेगा? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कॉजिंग लॉस ऑफ टोटल आउटपुट, क्योंकि वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में चला जा रहा है और वहां पर टीपी भी आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आप वहां पर क्यों एंटर करना चाहोगे? उस स्टेज पर क्यों पहुंचना चाहोगे? आप सेकंड वाले में ही रुक जाओगे ना, टॉप पे जहां पर मैक्सिमम टीपी आप अरेंज कर रहे हो. आप एमपी को 0 क्यों करोगे? आप नेगेटिव में क्यों जाने दोगे? आप समझ में? एज अ प्रोड्यूसर क्या आप लेबर भी लगा रहे हो लेकिन प्रोडक्शन यूनिट बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो रहा है? ऐसा क्यों? कौन करेगा? नहीं करोगे ना. तो ना ही हम फर्स्ट स्टेज में रुकेंगे, वहां पर इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, हर एक यूनिट पर ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है हमको. और लास्ट स्टेज में हम एंटर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर हर एक एडिशनल यूनिट हमारा वेरिएबल फैक्टर का टोटल आउटपुट को डिक्रीज कर रहा है. तो ये क्या कंक्लूड करता है? ये कंक्लूड करता है कि एज अ प्रोड्यूसर हम कहां पर रुक जाएंगे? स्टेज 2 में हम वहां पर रुक जाएंगे, हम आगे जाएंगे नहीं. हम 3rd स्टेज में एंटर नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेज में रुकेंगे नहीं, सेकंड स्टेज में जाकर हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, रुक जाएंगे. तो अगर पूछा जाए प्रोड्यूसर किस स्टेज में इक्विलिब्रियम में रहता है, तो किस स्टेज में इक्विलिब्रियम में रहता है? स्टेज 2, जहां पर हमारा क्या रहता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स का रहता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स रहता है और वहां पर टीपी हमारा मैक्सिमम होता है. क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? नाउ अ सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर आ जाता है बीच में, मैंने आपको दिखाया था जहां पर 15-15 था. तो इस तरह क्यों आता? बिटवीन द सिचुएशंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बीच में फर्म जो है कभी कभी एक सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स को एक्सपीरियंस कर लेती है, जहां पर एमपी जो है वेरिएबल फैक्टर को चेंज होने की वजह से एमपी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. मैंने दिखाया आपको जहां पर, वहां पर क्लियरली दिया है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं. उसी को हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स, जैसे कि आपका ये स्टेज है. क्लियर है? जैसे कि ये स्टेज है हमारा जहां पर कांस्टेंट रिटर्न्स है हमारा, जैसे कि ये रहा. यहां पर मैंने वेरिएबल में डिक्रीज किया लेकिन मेरा यहां पर 15 to 15 ही है. क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ. किस किस केसेस में पोस्टपोन कर सकते हो आप लो को? जहां पर लो जो है एक्सेप्शनल केसेस आप कह सकते हो लो को में. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनलाइजेशन ऑफ डिमिनिशिंग एमपी इज पॉसिबल अंडर 2 सिचुएशन. 2 सिचुएशन में पॉसिबल है. पहला, व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट कंसीडर किया है. अगर आप टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंप्रूव कर देते हो तो हम यहाँ पर जो है लॉ ऑफ जो हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाता है? यहाँ पर वायलेट हो जाता है, क्योंकि अजम्पशन में हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी को हमें कांस्टेंट रखना है. When some substitute of the fixed factor is discovered, फिक्स फैक्टर जो कैपिटल है उसका सेम सब्स्टिट्यूट हमको मिल जाए, सेम एग्जैक्टली वो सब्स्टिट्यूट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाए. अजम्पशन में हमने देखा था कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है कुछ भी फैक्टर्स, लेकिन अगर मिल जाता है तो वहाँ पर हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है लो, वहाँ पर वर्क नहीं करता. 2 केसेस हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए और दूसरा क्या है हमारा जो है कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाए. क्लियर है? Postponement of the law should not be interpreted to mean that the law can be avoided. law को avoid नहीं कर सकते. Ultimately the law must set when factor ratio does not remain optimum. Okay? law work करेगा ही अपना, ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से ये रेयर केसेस हैं, एग्जम्पशंस हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है ये हमारा शॉर्ट रन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जैसे कि मैंने बताया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों वेरिएबल्स क्या रहते हैं? दोनों वेरिएबल्स दोनों फैक्टर्स क्या रहते हैं? वेरिएबल रहते हैं. यहाँ पर लेबर भी वेरिएबल रहता है और कैपिटल भी वेरिएबल रहता है. तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारा क्या है लेबर है हमारा, और हमारा जो कैपिटल है, दोनों को दोनों क्या रहते हैं? वेरिएबल रहते हैं.
क्या है, वेरिएबल रहते हैं। एक याद रखिएगा, शॉर्ट रन में जब हम इसको लिखते हैं तो लेबर और कैपिटल के ऊपर के ऊपर बार लगाते हैं, जो ये डिनोट करता है कि क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर बार नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ एल और क्यू रहेंगे। यानी यहाँ पर अगर प्रोडक्शन फंक्शन आपको बनाना है तो क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पर एल और के इस तरह डिनोट किया जाता है, के ऊपर कोई बार नहीं रहता है यहाँ पर। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया? तो अब क्या है, इसमें रिटर्न्स टू स्केल आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फिक्स फैक्टर में क्या रहते हैं, रिटर्न्स टू स्केल रहते हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल में यहाँ पर भी 3 रिटर्न्स रहते हैं। कौन कौन से? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की अगर बात की जाए तो क्या रहता है, when a proportion increases in all inputs results in increase in output by the same proportion। यानी आप लेबर और कैपिटल के जित रेशियो से आप उसको चेंज करते हो उसी रेशियो से आपका आउटपुट भी चेंज होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जिस रेट से आपका लेबर और कैपिटल जिस रेशियो से चेंज हुआ उतने से ही आपका आउटपुट भी चेंज हुआ है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या बताता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में देखो ये है आपका कांस्टेंट रिटर्न्स है, इक्वल रहता है, चेंज होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में जो आपका आउटपुट है वो तेजी से बढ़ेगा आपके फैक्टर्स जो ऑफ लेबर और कैपिटल के प्रोपोर्शन से। क्लियर है? आउटपुट जो है बहुत तेजी से आपका बढ़ेगा, क्यू एक्स ग्रेटर दैन होगा आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। व्हेन अ प्रोपोर्शन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय अ लार्जर प्रोपोर्शन। आउटपुट जो है ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, किसकी वजह से? लेबर्स में इंक्रीज करने की वजह से। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर क्या है, जितने से ये इंक्रीज हुआ उतने से ही आउटपुट इंक्रीज हुआ। यहाँ पर क्या है, जितने से फैक्टर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं उससे ज़्यादा से हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाता है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्यू एक्स हमारा लेस देन रहेगा फैक्टर्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। क्यू एक्स यानी आउटपुट हमारा लेस देन रहेगा, उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इट होल्ड्स व्हेन प्रोपोर्शन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनपुट बाय अ स्मॉलर प्रोपोर्शन। यानी इंक्रीज तो हुआ, ये ज़्यादा से हुआ और ये कम से हुआ। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया? कांस्टेंट रिटर्न्स में जितने से लेबर्स इंक्रीज कर रहे हो जिस रेट से, उस रेट से आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आउटपुट ज़्यादा रेट से इंक्रीज हुआ इन कंपैरेटिवली तो आपके लेबर और कैपिटल जिस रेट से इंक्रीज हो रहे थे। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में आपका आउटपुट कम रेट से इंक्रीज होता है जिस रेट से आपका इन कंपैरेटिवली टू लेबर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं। अगर इक्वेशन की फॉर्म में देखा जाए, एक इक्वेशन मैंने बना दिया, एक इक्वेशन आप इस तरह से भी देख सकते हो। कांस्टेंट रिटर्न्स में ये आउटपुट है हमारा और ये फैक्टर्स हैं हमारे, ये हमारा आउटपुट है, ये फैक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हो ये कांस्टेंट में इक्वल है, इंक्रीजिंग में ग्रेटर दैन है आउटपुट और डिक्रीजिंग में है लेस दैन है आउटपुट। अब आइसोक्वांट की बात करें, आइसोक्वांट को मैं रिलेट करता हूँ। हमने वेरी फर्स्ट में जब इंट्रोडक्शन ही पार्ट पढ़ा था तो वहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पढ़ा था। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम क्या पढ़ते थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में लैंड आपका फिक्स रहता था, यानी आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स रहता था। क्या है? कैपिटल जो है, या फिर आप ये कह सकते हो रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते थे, फिक्स रहता था और वहां पर आपका आउटपुट वेरी करता था। आउटपुट क्या करता था? वेरी करता था, चेंज होता था। ये देखा था हमने। यानी रिसोर्सेज फिक्स हो गए, एक लैंड है उसी में मैं राइस का प्रोपोर्शन कभी ज़्यादा कभी कम, व्हीट राइस दोनों का ऊपर नीचे, ये कॉम्बिनेशन हम बनाते थे, यानी आउटपुट वहां पर चेंज होता था। आइसोक्वांट उसका ऑपोजिट है। आइसोक्वांट में क्या होता है, आइसोक्वांट में आपका क्या होता है, रिसोर्सेज वेरी करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? वेरी करते हैं, चेंज करते हैं और आपका आउटपुट जो है वो फिक्स रहता है। ये क्या रहता है? फिक्स रहता है। उसका ऑपोजिट है, यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है? वेरी करेंगे और आउटपुट क्या है? यहाँ पर फिक्स रहेगा। यानी एक आउटपुट आपको दे दिया गया है, अब आपको रिसोर्सेज या फैक्टर्स का वो कॉम्बिनेशन बनाना है जिस कॉम्बिनेशन से हर एक कॉम्बिनेशन का लेवल ऑफ आउटपुट सेम ही रहे। तो इन आइसोक्वांट क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू इनपुट्स। याद रखिए इनपुट्स की बात हो रही है,
द सेम मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम सेम यानी कांस्टेंट है आपका लेवल ऑफ आउटपुट। ईच आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट एंड इज लेबल्ड विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक आइसोक्वांट सेपरेट वहां पर दिखाया जाता है। तो देखने को बनता कुछ आपका इस तरह है जैसे कि इंडिफरेंस कर्व बनता है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पर मैंने कैपिटल लिया, यहाँ पर मैंने लेबर लिया, मैं डिफरेंट मैंने कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ। डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन ए यहाँ पर कंसीडर करो, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए कंसीडर करो, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बी कंसीडर करो। अब ये एक कॉम्बिनेशन है, के और लेबर जब मैं इतना यूज़ करता हूँ, K2 और L2 जब मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे इन दोनों प्रोपोर्शंस पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, लेवल 3 हो गया, यहाँ पर मैं यहाँ पर ले आऊँ K3 ले आता हूँ, तो K3 का यहाँ पर C प्रोपोर्शन और यहाँ पर D, ये हमारा एक ही इस कर्व पर है, तो एक ही कर्व पर हमें एक ही आउटपुट ये दे रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में यानी हमारा जो पहला है आइसोक्वांट है और दूसरा आइसोक्वांट है, पहला आइसोक्वांट और दूसरा आइसोक्वांट में जो डिफरेंस है ये हमेशा डिफरेंस बना रहेगा, ये हमेशा हाईएस्ट रहेगा और ये हमेशा लोवेस्ट रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज आर प्रोडक्शन फंक्शन, यही था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन की क्लास में CUT के सिलेबस को लेकर मैंने जितना हो सकता है इसको शॉर्ट में सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं, हम डाउट सेशन भी रखेंगे एंड ऑफ द सिलेबस। और हमारा इस तरह प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।